हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा 29 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के ऊपर। हमारे जो डेली करंट अफेयर की वीडियोस होती हैं वो जैसे कि आपका एग्जाम है एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, क्लैट या अन्य कोई एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज जतिन सिंगला। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर शेयर करता हूं, तो कृपया मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जतिन सिंगला 10103। यहां पर आप देख सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर की पिक है। ओके, चलिए आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया है हमने इंपॉर्टेंट बुक से। ओके, एक बुक हाल ही में रिलीज करी गई है। बुक का नाम है द क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, रिटन बाय द वायरल आचार्य। देखिए, वायरल आचार्य कौन है? ये आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। ओके, तो इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम है द क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। बुक के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है बच्चों? क्वेश्चन आएगा, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के द्वारा एक बुक लॉन्च करी गई है द क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के द्वारा एक बुक लॉन्च करी गई है, और ये बुक किसके लिखी है? खुद आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर वायरल आचार्य के द्वारा। क्लियर होगी बात? इसके अलावा एक और बुक है जो हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर के द्वारा लॉन्च करेगी। ये डेप्यूटी गवर्नर, देखिए आरबीआई में टॉप पोजीशन पे कौन होता है? गवर्नर, और गवर्नर के बाद 3 से 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ओके, तो वायरल आचार्य आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे, और आरबीआई के एक और पूर्व गवर्नर थे जिनका नाम था अर्जित पटेल, या उर्जित पटेल भी बोल देते हैं। इन्होंने भी हाल ही में अपनी एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर, ये बुक भी आपको याद रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर। इन्होंने भी अपनी एक बुक लॉन्च करी है, सुपर इंपॉर्टेंट बुक, और बुक का नाम है द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसर्टेनिट वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के विदेश मंत्री दैट इज एस जयशंकर के द्वारा हाल ही में अपनी एक बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक में इन्होंने बताया है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, यानी कि विदेश नीतियां हैं, उनके 3 सबसे बड़े बर्डन या उनकी 3 सबसे बड़ी रुकावटें अभी तक इतिहास से लेकर अभी तक क्या रही हैं। जैसे इन्होंने 3 बर्डन में आपको बता देता हूं कि किन किन बातों पे बुक लिखी है। पहला बर्डन इन्होंने बताया है कि 1947 में जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो उससे भारत का डेमोग्राफिक यानी कि भौगोलिक प्लस पॉलिटिकल लॉस हुआ, राजनीतिक, भारत का भौगोलिक और राजनीतिक लॉस हुआ। उसके बाद इन्होंने बताया है सेकंड नंबर के ऊपर अपने बर्डन वाली बुक के अंदर, दैट इज कि भाई हमने जो अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म है, आर्थिक सुधार है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने में लगभग 15 साल की देरी की है, 15 ईयर्स की, 1 डिकेड एंड हाफ डिकेड। ठीक है, 15 ईयर्स की देरी करी है एज कंपेयर टू चाइना। हमने अपने देश के अंदर आजादी के बाद आर्थिक रिफॉर्म्स के लिए लगभग 15 साल देरी कर दी, किससे? चाइना से। और तीसरे में बताया है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का बर्डन, कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, इसका बर्डन हमें बहुत उठाना पड़ता है। या फिर ये कह लीजिए हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और हमसे ज्यादा कहीं कैपेबल होते हैं, तो इसका बर्डन हम लोग उठा रहे हैं। इस बुक के अंदर इन लोगों ने इन 3 बातों के ऊपर जोर दिया है। इसके अलावा गाइस कुछ और किताबें भी हैं जो आपको याद रखनी है।
एक बुक है जिसका नाम है सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कदे मरदा नहीं। दिस बुक वॉज रिटन बाय बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। दिस बुक वॉज रिटन बाय बलदेव सिंह, जिन्हें 2011 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 2011 के अंदर। ओके, और ये बुक लिखी है इन्होंने भारत के फ्रीडम फाइटर जो हुए हैं पुराने, दैट इज कॉल्ड उधम सिंह, उधम सिंह, उधम सिंह जी की 18th, उधम सिंह जी की 80th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर, 80th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर, उधम सिंह जी की 80th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है दैट इज कॉल्ड सूरज कदे मरदा नहीं बाय द बलदेव सिंह। ओके, नेक्स्ट एक और किताब है जो आप लोगों को याद रखनी है। देखिए 4 से 5 ऐसी किताबें हैं। एक तो है क्वेस्ट फॉर द रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, रिटन बाय द वायरल आचार्य, जो कि आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे और आरबीआई के ही पूर्व गवर्नर दैट इज अरिजित पटेल के द्वारा बुक लिखी गई ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर। उसके बाद हमने याद रखनी है तीसरी किताब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेनिटी वर्ल्ड। उसके बाद फोर्थ किताब हमें याद रखनी है बलदेव सिंह के द्वारा लिखी गई किताब सूरज कदे मरदा नहीं। 2 किताबें और हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको याद भी रखनी है। नंबर 1 एक किताब है द एंड गेम, द एंड गेम। दिस बुक वॉज रिटन बाय हुसैन जियादी, हुसैन जियादी, हुसैन जियादी, और ये एक बहुत बड़े क्राइम राइटर हुए हैं। भारत के अंदर जो अलग अलग तरीके के टेररिस्ट अटैक होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उनके ऊपर लिखते हैं, द एंड गेम। और एक बुक आपको और याद रखनी है रिटन बाय द रस्किन बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है दैट इज अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये कुछ किताबें हैं प्यारे बच्चों जो आपको याद रखनी है। फटाफट से सारी किताबें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पे है द क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, रिटन बाय द वायरल आचार्य। उसके बाद हमने देखी आरबीआई के पूर्व गवर्नर अरिजित पटेल के द्वारा लिखी गई किताब दैट इज ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर। उसके बाद एक किताब आई जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने लिखी है एस जयशंकर, द इंडिया वे। उसके बाद सूरज कदे मरदा नहीं, रिटन बाय द बलदेव सिंह ऑन द 80th डेथ एनिवर्सरी ऑफ उधम सिंह। उसके बाद आपको एक किताब याद रखनी है दैट इज कॉल्ड द एंड गेम, रिटन बाय द हुसैन जियादी एंड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये किताब किसने लिखी है द रस्किन बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत, नेबर फर्स्ट पॉलिसीज के तहत, नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश के साथ अपने बाइलेटरल द्विपक्षीय रिलेशंस को मजबूत करने के लिए हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट को 10 ब्रॉडगेज पे चलने वाले रेलवे के लोकोमोटिव्स यानी कि इंजन जो है मुहैया करवाए हैं। फिर से सुनिए, अपना नेबर फर्स्ट पॉलिसीज को फॉलो करते हुए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अपने बाइलेटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए हाल ही में बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज पे चलने वाली रेलवे की लोकोमोटिव्स, जिसे आप लोग सरल भाषा में रेलवे का इंजन, ट्रेन का इंजन बोलते हो, मुहैया करवाए हैं। अब ये ब्रॉडगेज क्या होता है? देखिए, 2 पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे हम लोग गॉज बोलते हैं। क्लियर? ये अलग अलग तरीके का होता है। वन इज कॉल्ड ब्रॉड गेज, वन इज कॉल्ड मीटर गेज, ओके, वन इज कॉल्ड नैरो गेज। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस अलग अलग होता है। ब्रॉड गेज जैसे लगभग आप मान के चल सकते हैं 1.7 मीटर, मीटर गेज लगभग 1 मीटर, और 1 मीटर से कम का डिस्टेंस होता है नैरो गेज के बीच में। तो हमने ब्रॉड गेज पैरामीटर पे काम करने वाली 10 रेलवे के इंजन मुहैया करवाए हैं किसे? बांग्लादेश को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका।
करेंसी है टका, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया है पीयूष गोयल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश है वो हमारा नेबर कंट्रीज है, ठीक है, पड़ोसी देश है। कितने पड़ोसी देश हैं भारत के? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। याद रखिएगा, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, दैट इज 52 MBA, 52 MBA। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान। तो ये 7 नेबर कंट्रीज हैं इंडिया की। इनमें से इंडिया अपना सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, लगभग 4096 किलोमीटर का। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ लगभग हम लोग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, लगभग 3500 किलोमीटर, और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, लगभग 3300 किलोमीटर। उसके बाद बारी आती है नेपाल की, लगभग 1750 किलोमीटर है, ठीक है। भूटान के साथ लगभग 700 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जिसको बोलते हैं। यूनिसेफ जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में मिलेगा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और ये रिपोर्ट का नाम है चाइल्ड केयर इन ए ग्लोबल क्राइसिस, द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द वर्क एंड फैमिली लाइफ। फिर से सुनिए, अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, जिस रिपोर्ट का नाम है चाइल्ड केयर इन ए ग्लोबल क्राइसिस, द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द वर्क एंड फैमिली लाइफ। अब ये रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में लगभग 40 मिलियन ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनके प्री स्कूल के ऊपर, प्री स्कूल एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। क्लियर? पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लगभग 40 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूलिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से। और ये स्कूलिंग है अर्ली स्कूलिंग, यानी कि जो स्टार्टिंग वाली स्कूलिंग है, इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। और इस 40 मिलियन टोटल स्टूडेंट में से लगभग 22 मिलियन स्टूडेंट जो है वो सिर्फ साउथ एशिया में है। क्लियर? 40 मिलियन में से 22 मिलियन जो है वो सिर्फ साउथ एशिया में है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है वो साउथ एशिया का ही हिस्सा है। क्लियर? फिर से सुनिए, अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है चाइल्ड केयर इन ए ग्लोबल क्राइसिस, द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन वर्क एंड फैमिली लाइफ। ये रिपोर्ट कहती है कि लगभग पूरे दुनिया में कोविड-19 की वजह से 40 मिलियन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अर्ली स्कूलिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। और इस 40 मिलियन में से 22 मिलियन सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? साउथ एशिया में। यहां पर आप अपने मैप पर देख सकते हैं, ये साउथ एशिया की कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब आपको दिखेंगे। ये रहा मालदीव, ये आ गया इंडिया हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये नेपाल मिलेगा, ये भूटान मिलेगा आपको, ये बांग्लादेश मिलेगा, ये म्यांमार, ये सारा साउथ एशिया का हिस्सा है। तो 2 बातें याद होगी। पहली कि इंडिया कौन से दिशा में आता है? साउथ एशिया में। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। और यहां पर मोटे मोटे तौर पर 8 कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया के अंदर, जिन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोल दिया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें कहा गया है कि 40 मिलियन स्टूडेंट्स के अर्ली स्कूलिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है वर्ल्ड वाइड। इसमें साउथ एशिया का कितना रोल है? साउथ एशिया के हैं 22 मिलियन स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की एक वैज्ञानिक संस्था है दैट इज कॉल्ड DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर।
डीआरडीओ ने हाल ही में एक कंटेस्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था डेयर टू ड्रीम 2.0 या 2.0, डेयर टू ड्रीम 2.0। और ये कंटेस्ट लॉन्च किया गया था ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ एनिवर्सरी पे ये कंटेस्ट लॉन्च किया गया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ एनिवर्सरी होती है 27 जुलाई 2015 को इनकी मौत हुई थी शिलोंग में। क्लियर? तो ये कंटेस्ट किस चीज के लिए था? ये कंटेस्ट था टू प्रमोट द इंडियन इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। भारत के रक्षा के अंदर, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर नए टैलेंट को, नए स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये कंटेस्ट रखा गया था ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी बच्चों बहुत पूछते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द विंग्स ऑफ फायर, ये याद रखिएगा। क्लियर? इसमें लगभग 10 लाख रुपए का मैक्सिमम प्राइस दिया गया था। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। प्यारे बच्चों, डीआरडी जो है बेसिकली भारत के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है। बहुत सारी भारत की जो मिसाइल्स हैं वो डीआरडीओ के द्वारा बनाई जाती हैं। क्लियर? अभी मैं आपको स्ट्रेटेजिक में बताऊंगा कि डीआरडीओ कौन कौन सी मिसाइल बनाती है। बेसिकली 3 से 4 तरीके की मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करी जाती हैं। एक होती है एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली। एक होती है सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली। एक होती है एयर टू सरफेस, हवा से सतह तक मार करने वाली। और एक होती है सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह तक मार करने वाली। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक और मिसाइल का टेस्ट किया है जो जिसकी रेंज है 200 किलोमीटर, ये भी याद रखिए। और ये एक ब्लास्टिक मिसाइल है और जिसका नाम है प्रांश। प्रांश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में डीआरडीओ ने एक ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर है, जिसका नाम है प्रांश। डीआरडीओ को जाना जाता है बहुत सारी मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए। ज्यादातर डीआरडीओ जो है अपनी मिसाइल को जो टेस्ट करती है वो करती है एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर रखे नाम के ऊपर रखे गए एक आइलैंड है। कहां पर? उड़ीसा के अंदर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ज्यादातर डीआरडीओ की मिसाइल्स का टेस्ट किया जाता है। और ये हमारी किस स्टेट के अंदर है आइलैंड? ये है उड़ीसा के अंदर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन मिसाइल्स। क्लियर? देयर इज ए लेडी कॉल्ड टेसी थॉमस। भारत की एक बहुत चर्चित मिसाइल है अग्नि। अग्नि के बहुत सारे हमने वर्जन बना रखे हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कौन कौन से हैं। तो टेसी थॉमस को बोला जाता है अग्निपुत्री, क्योंकि इन्होंने अग्नि 4 मिसाइल को बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। मिसाइल मैन पूछे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अग्निपुत्री पूछे तो टेसी थॉमस। और ज्यादातर डीआरडीओ अपनी मिसाइल्स का जो टेस्ट करती है वो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से करती है जो कि उड़ीसा के अंदर है। क्लियर? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ के बाद इस आइलैंड का नाम इनके ऊपर रखा गया था। अब देखिएगा, ये बहुत सारी अग्नि की रेंजेस हैं और वर्जन है। जैसे कि अग्नि 1 हुआ, इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। अग्नि 2 हुआ 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 3000 किलोमीटर। अग्नि 4 4000 किलोमीटर। 5 5000 किलोमीटर। अग्नि 6 10,000 किलोमीटर। ये सब की सब डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करी गई हैं। और इनकी क्वालिटी क्या है? ये सरफेस टू सरफेस मार करती हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अग्नि के जितने भी वर्जन है वो सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह तक मार करते हैं। क्लियर होगी? इनकी रेंज आप चाहे मत याद रखिएगा। उसके बाद है पृथ्वी। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और ये भी मार करती है सरफेस टू सरफेस। क्लियर? सरफेस टू सरफेस, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले कुछ हमारे पास एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं, जैसे कि आकाश हुआ। ये एक तरीके की मिसाइल है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है और ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा तक मार करती है।
सिमिलरली त्रिशूल, ये भी इसकी रेंज 12 किलोमीटर है, ये भी मार करती है सरफेस टू एयर। एक मिसाइल है दैट इज कॉल्ड आस्ट्रा, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर से 110 किलोमीटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये मार करती है एयर टू एयर, हवा से हवा तक। आस्ट्रा को आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, स्टार्टिंग भी ए है और एंडिंग भी ए है, एयर टू एयर। क्लियर होगी बात। कुछ हमारी सबमरीन्स हैं, कुछ ऐसी हमारी मिसाइल्स हैं जो सबमरीन यानी कि वाटर के अंदर से छोड़ी जाती हैं, जैसे कि धनुष हुआ, रेंज है 350 किलोमीटर। ये एक तरीके का पृथ्वी 2 मिसाइल का नेवल वर्जन है और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हैंडल करता है। K-15 सागरिका 700 किलोमीटर की रेंज है और ये किसी भी सबमरीन से लॉन्च करी जा सकती है। उसके बाद है वरुणा स्टार, ये एंटी सबमरीन टॉर्पेडो मिसाइल है। बेसिकली घूम फिरा के आपको ये याद रखना है कि कौन सी मिसाइल की रेंज क्या है या फिर ये किस तरीके की मिसाइल है। क्लियर, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। अग्नि और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है। नेक्स्ट, आकाश और त्रिशूल सरफेस टू एयर है। क्लियर, ऑस्ट्रा एयर टू एयर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यह न्यूज ली है मैंने ओबेचुरी से। हाल ही में हॉलीवुड के 2 एक्टर हैं, एक्सपायर हुए हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है ओबेचुरी पे, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, हाल ही में अमेरिकन जॉन सैक्सन नाम के एक पर्सन पास्ट अवे, ये किस फील्ड से रिलेट करते थे? तो ये मूवी इंडस्ट्री से रिलेट करते थे। क्लियर, जॉन सैक्सन, ये अमेरिका के बहुत बड़े एक्टर हुए हैं। और एक महिला है जिनका नाम है ओलिवा डी हैविलैंड। इन्होंने 2 बार ऑस्कर जीता है, इन्होंने 2 बार ऑस्कर जीता था और ये ब्रिटिश एक्ट्रेस थी। इनकी भी हाल ही में डेथ हुई है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में 2 टाइम ऑस्कर विनर अ ब्रिटिश एक्ट्रेस पास्ट अवे, उनका नाम क्या है? ओलिवा दी हैविलैंड। ठीक है, एक तो इनकी कंट्री, दूसरा इनका मुल्क कौन सा है और ये तीसरा ये फिल्म इंडस्ट्री से है, ये याद रखने हैं। क्लियर, ब्रिटेन से हैं और एक अमेरिका से हैं, प्लस दोनों का रिलेशन मूवीज से यानी कि हॉलीवुड से है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम लोग लेने वाले हैं जुलाई मंथ के। क्लियर, क्योंकि आजकल के एग्जाम में एक स्टैटिक जीके के अंदर डे जरूर पूछा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये बनाया जाता है 4 जुलाई 2020 को। इसका थीम था इस साल का कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन और इसे डेजिग्नेट किया गया है यानी कि अनाउंस किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा, और पहली बार ये 1993 में बनाया गया था। अगर आप ज्यादा नहीं याद रख सकते तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल डे कोऑपरेटिव 4 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी इस साल की थीम थी कोऑपरेटिव फॉर द क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, सुपर इंपॉर्टेंट, 11 जुलाई 2020 को मनाया जाता है, डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये 1989 से चल रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई 2020 को मनाया जाता है। क्लियर, और ये डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को के द्वारा, पहली बार बनाया गया था 2015 में। इसकी थीम थी इस साल की स्किल फॉर ए रेजिलियंट यूथ। नेल्सन मंडेला डे, सुपर इंपॉर्टेंट, जिन्हें ब्लैक गांधी भी कहते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यह डे मनाया जाता है 18 जुलाई 2020 को और इसे डेजिग्नेट किया गया यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा और सबसे पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 2010 के अंदर। ओके, कुछ क्वेश्चन है जो मैंने एमसीक्यू की फॉर्मेट में लिया है। हाल ही में इंडिया ने एक डिफेंस रक्षा से रिलेटेड जुड़ा हुआ डायलॉग यानी कि आपस में बातचीत करी है किस कंट्री के साथ मिलकर? तो ये कंट्री है इंडोनेशिया। क्लियर, इस डायलॉग के अंदर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर जनरल प्रबावो सुबिंतो ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर के साथ अपना डिफेंस डायलॉग आगे बढ़ाया है? वो है इंडोनेशिया। क्लियर, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर अपने जो वैज्ञानिक रिलेशन है, साइंटिफिक कोलैबोरेशन है, उन्हें
अगले साल तक 8 मिलियन पौंड तक के लिए एक्सटेंड करने जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। क्वेश्चन क्या है, इंडिया जो है प्लान कर रहा है अपने साइंटिफिक कोलैबोरेशन, वैज्ञानिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए जो कॉस्ट करेंगे लगभग 8 मिलियन पाउंड की, किस कंट्री के साथ? तो ये कर रहा है, दैट इज योर यूके के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम हैव डिसाइडेड टू फर्दर एक्सटेंड देयर existing scientific research collaboration with 5 new project that are worth 8 million pound। क्लियर होगी बात? थैंक यू सो मच।